everyone, welcome back to MockMentor. Today we are covering a very important concept for banking and regulatory exams, which is Domestic Systematically Important Banks or D-SIBs. With RBI releasing the list for D-SIB for 2025 in December, we'll break down the background framework, the international approach, India's methodology, and then analyze the latest RBI update. So let's begin. First, let us begin with what are SIBs or systematically important banks. Okay, तो systematically important banks ऐसे banks होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, which are large in size, cross jurisdictional operations, complexity, connectedness and limited substitutability. मतलब ऐसे बैंक जो साइज में बड़े हो, जिनके बॉर्डर के अक्रॉस बहुत ज्यादा ऑपरेशंस हो, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो, बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड हो और जिनको सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, ऐसे बैंक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मतलब पूरे सिस्टम के लिए वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब अगर इन बैंक्स के अंदर किसी भी तरीके का फेलियर आता है, किसी भी तरीके का इश्यू आता है, तो वो फेलियर पूरे बैंकिंग सर्विसेज में या पूरे फाइनेंशियल सिस्टम में ट्रांसमिट हो सकता है। दैट इज व्हाई एसआईबीज को टू बिग टू फेल भी कंसिडर किया जाता है। मतलब ये इतने बड़े बैंक्स हैं कि इनके साथ अगर कोई इश्यू आ जाए तो एक सिस्टमिक फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो दे क्रिएट एन इम्प्लिसिट एक्सपेक्टेशन ऑफ गवर्नमेंट और रेगुलेटरी सपोर्ट when they are having periods of distress. तो this is the basic framework of SIBs क्या होता है, systemic important bank क्या होता है। SIBs जो होते हैं मोस्टली दो तरीके के हो सकते हैं। पहले होते हैं ग्लोबली सिस्टमिक इंपॉर्टेंट बैंक्स एंड दूसरे होते हैं डोमेस्टिकली सिस्टमिक इंपॉर्टेंट बैंक्स। सो एज द नेम सजेस्ट, ग्लोबली मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड जो बैंक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, एंड डोमेस्टिक मतलब सिर्फ एक जुरिस्डिक्शन या एक कंट्री के लिए जो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि ग्लोबली सिस्टमिक इंपॉर्टेंट बैंक्स क्या होते हैं। नाउ एज द नेम सजेस्ट, ये वो बैंक्स हैं जो पूरे वर्ल्ड में दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन जो है वो एक फ्रेमवर्क लेकर आते हैं। ऐसा फ्रेमवर्क लेकर आते हैं, इंडिकेटर बेस्ड मेथोडोलॉजी लेकर आते हैं, जिसके थ्रू वो इन बैंक्स को आइडेंटिफाई करते हैं। अब इन बैंक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए ये 5 इंडिकेटर्स होते हैं। इन 5 इंडिकेटर्स के बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं ऐसे बैंक्स को जो ग्लोबली पूरे सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नाउ व्हाट आर दीज आर साइज, क्रॉस jurisdictional एक्टिविटी, इंटरकनेक्टेडनेस, लैक ऑफ सब्स्टिट्यूबिलिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी। हर एक पैरामीटर को 20% का वेटेज दिया जाता है। एवरी पैरामीटर को 20% का वेटेज देके, इक्वल वेटेज देके इसका टोटल 100% हो जाता है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि एक एक ये क्या पैरामीटर्स हैं। पहला है साइज। साइज का मतलब है बैंक कितना बड़ा है इन टर्म्स ऑफ टोटल एसेट्स। मतलब कि जितना बड़ा बैंक होगा उतना ज्यादा उसका फाइनेंशियल सिस्टम पर इम्पैक्ट होगा, एंड जितना उसका फाइनेंशियल सिस्टम पर इम्पैक्ट उतना बड़ा पूरे सिस्टम के लिए रिस्क। मान लीजिए अगर एक छोटा बैंक है, छोटा बैंक अगर फेल हो जाता है तो उसका पूरे सिस्टम पे लिमिटेड इम्पैक्ट होगा। लेकिन अगर एक बहुत बड़ा बैंक, इंटरनेशनल बैंक फेल हो जाए, पूरा फाइनेंशियल सिस्टम फेल हो सकता है। दैट इज व्हाई साइज को इंपॉर्टेंस दी जाती है। सेकंड इज क्रॉस jurisdictional एक्टिविटी। इसका मतलब है बैंक कितना ज्यादा मल्टीपल कंट्रीज में ऑपरेट करता है। इसमें देखा जाता है कि बैंक के कितने फॉरेन एसेट्स हैं, कितनी फॉरेन लायबिलिटीज हैं, उसकी इंटरनेशनल ब्रांचेस कितनी है, क्रॉस बॉर्डर उसका एक्सपोजर कितना है। अभी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, अगर बैंक सिर्फ एक देश में काम कर रहा हो तो उसके ऊपर अगर कोई फेलियर आता है तो वो पूरा फेलियर सिर्फ एक देश में कंटेन हो जाएगा, एक जुरिस्डिक्शन में कंटेन होगा। बट इफ द बैंक हैज मोर इंटरकनेक्टेडनेस और मोर एक्टिविटीज अक्रॉस द ग्लोब और अक्रॉस इट्स ओन कंट्री, then the failure would cause a ripple effect, and that ripple effect would reach to other countries as well. That is why cross jurisdictional activity is given another important weightage. Third is interconnectedness. इंटरकनेक्टेडनेस इज बैंक कितना कनेक्टेड है दूसरे एनबीएफसीज, दूसरे बैंक्स या दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड मार्केट्स के साथ। इसमें क्या होता है, मान लीजिए एक बैंक दूसरे बैंक को कितना लेंड कर रहा है, या मार्केट बोरोइंग पे कितना डिपेंडेंस है, डेरिवेटिव्स में उसका कितना एक्सपोजर है। अगर एक बैंक बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, उसके गिरने पर जितनी भी फाइनेंशियल एंटिटीज उससे कनेक्टेड होगी वो सारी रिस्क में आ जाती है। दैट इज व्हाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके थ्रू एक अगेन रिपल इफेक्ट बनता है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है 2008 का लीमैन ब्रदर क्राइसिस, बिकॉज वहां पे इंटरकनेक्टेडनेस इतनी थी फाइनेंशियल सेक्टर में, दैट इज व्हाई वहां पे इतना बड़ा ग्लोबल फेलियर हुआ।
नेक्स्ट इज फोर्थ विच इज लैक ऑफ सब्स्टिट्यूटेबिलिटी। ना, इसका मतलब ये है कि अगर ये बैंक बंद हो जाए तो क्या कोई और बैंक उसकी जगह इजीली ले सकता है। इसमें यह देखा जाता है कि क्या बैंक का कोई क्रिटिकल फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करता है कि नहीं। तो क्या वो पेमेंट सिस्टम, क्लियरिंग, सेटलमेंट, इन सब में कोई डोमिनेंट या मोनोपोलिस्टिक रोल तो नहीं ले रहा। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर हम बात करते हैं ग्लोबल क्लियरिंग हाउस की, इसमें अगर एक या दो बैंक्स है और सिर्फ वो एक या दो बैंक्स पूरे सिस्टम को चला रहे हैं, तो अगर उन एक या दो बैंक्स में फेलियर होता है तो पूरा सिस्टम ही रिस्क में आ जाता है। दैट इज वाई इन बैंक्स को रिप्लेस करना मुश्किल हो, मतलब वो सिस्टमैटिकली हाईली इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड फिफ्थ इज कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब बैंक का स्ट्रक्चर कितना कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें ये देखा जाता है कि डेरिवेटिव्स का एक्सपोजर कितना है, स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स कितने हैं, ट्रेडिंग बुक साइज क्या है, व्हाट इज द ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स, डिफिकल्ट टू वैल्यू एसेट्स। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर अंडरस्टूड। इट इज अंडरस्टूड दैट हाउ complex the bank is, how complex it is to understand the risks of the bank, and arising from which how complex it is to regulate the bank। बिकॉज अगर एक बैंक के फंक्शंस बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं तो उसको रेगुलेट करना भी उतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है, एंड उनको फेलियर के टाइम पे रिजॉल्व करना और भी टफ हो जाता है। दैट इज वाई कॉम्प्लेक्सिटी को इतना 20% का वेटेज दिया जाता है। सो ये 5 पैरामीटर्स हैं, इनके बेसिस पे हम ग्लोबली सिस्टमिक इंपॉर्टेंट बैंक को आइडेंटिफाई करते हैं। अब इन 5 पैरामीटर्स में साइज एक इकलौता पैरामीटर है जिसके कोई सब इंडिकेटर्स नहीं है। इसके अलावा जो चारों इंडिकेटर्स हैं उनमें कुछ सब इंडिकेटर्स हैं जिनको इक्वल वेटेज दिया जाता है। सो साइज अलोन कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ 20%। ऑल दीज कॉन्स्टिट्यूट ऑफ 20% ईच इंडिविजुअली, लेकिन इनके सब इंडिकेटर्स अगेन को इक्वल वेटेज दिया जाता है अमंग द 20% इटसेल्फ। तो जो स्कोर्स हैं उनको कैलकुलेट किया जाता है एक बैंक के इंडिविजुअल इंडिकेटर वैल्यू को कैलकुलेट करके, एंड देन उसको एग्रीगेट वैल्यू लेते हैं विद ऑल द सैंपल बैंक्स, एंड दैट इज हाउ द बैंक इज आइडेंटिफाइड एज ग्लोबली सिस्टमिक इंपॉर्टेंट बैंक। ओके, अब ये एग्जाम्पल है जीसिप का। किस तरीके से लेते हैं, 75 लार्जेस्ट जो ग्लोबल बैंक्स होता है, ये बेसल टी लेवरेज रेशियो एक्सपोजर के हिसाब से जो भी 75 सबसे बड़े बैंक्स होंगे उनको इस सैंपल में लिया जाता है। लास्ट ईयर अगर किसी बैंक को जीसिप डिक्लेयर किया जाता है उन बैंक्स को भी इन सैंपल में इंक्लूड करते हैं। एंड अगर कोई नेशनल सुपरवाइजर ने बोला है कि ये बैंक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट है तो उन बैंक्स को भी इसमें ऐड किया जाता है। सो दीज आर द 3 पैरामीटर्स जिसके थ्रू हम सैंपल डिसाइड करते हैं फॉर G-SIBs। अब हमने आइडेंटिफाई तो कर लिया सिस्टमिक इंपॉर्टेंट बैंक्स होते क्या हैं। अब आइडेंटिफाई करने के बाद कुछ तो उनके ऊपर क्राइटेरिया होने चाहिए, उनको हम एडिशनल कैपिटल रिक्वायरमेंट्स रखने को बोलते हैं। कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, ना व्हाट आर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। उसके पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि RWA मतलब रिस्क वेटेड एसेट्स क्या होते हैं, एंड CET1 मतलब कॉमन इक्विटी टियर 1 कैपिटल ये क्या होती है। तो इसको बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपल और क्विकली एक बार हम समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। एक बैंक है, उसके पास मल्टीपल एसेट्स होते हैं, बहुत सारे एसेट्स होते हैं एक बैंक के पास। हर एसेट जो बैंक के पास है जरूरी नहीं है वो रिस्क फ्री हो, हर एसेट कुछ ना कुछ रिस्क लेकर आता है। उसके थ्रू हम रिस्क वेटेड एसेट्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। मान लीजिए एक बैंक है, बैंक ए, एंड उसके हम 3 एसेट्स लेते हैं। पहला एसेट है कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी, दूसरा एसेट है कोई होम लोन, एंड तीसरा एसेट है कोई कमर्शियल या कॉर्पोरेट लोन। ये 3 एसेट हो जाएंगे। लेट अस सपोज जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है वो 100 करोड़ की है। तो लेट अस सपोज बैंक के पास एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी है वर्थ 100 करोड़, उसने होम लोन दिए हैं वर्थ 200 करोड़, एंड कॉर्पोरेट लोन्स या कमर्शियल लोन्स दिए हैं वर्थ 300 करोड़। अब ये 3 टाइप के एसेट्स हैं बैंक के पास। हर एसेट अलग अलग तरीके का रिस्क अपने साथ लेकर आता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को हम यूजुअली सेफ कंसिडर करते हैं। व्हाई? बिकॉज एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी होता है, यूजुअली यहाँ पे कोई रिस्क नहीं होता है। सेकेंड इज होम लोन। होम लोन पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी से थोड़ा ज्यादा रिस्क होगा। वहां पे ये रिस्क है कि हो सकता है कल को हम रीपेमेंट ना हो हमारे लोन को लेके, हो सकता है एनपीए कन्वर्ट हो जाए, तो वो एक रिस्क कैरी करेंगे। होम लोन से बड़ा रिस्क होगा कॉर्पोरेट या कमर्शियल लोन में। तो कॉर्पोरेट या कमर्शियल लोन ज्यादा रिस्की इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हो सकता है कोई कमर्शियल लोन है, कल को वो प्रोजेक्ट कमर्शियली वायबल ना हो, उससे पैसा ना बने, तो वो और ज्यादा रिस्की हो जाता है। सो दैट वे मान लीजिए बैंक ए है, बैंक ए के पास 3 टाइप के सिक्योरिटीज है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी विच इज 100 करोड़ वर्थ,
होम लोन्स विच इज वर्थ 200 crores एंड कॉर्पोरेट लोन्स विच इज वर्थ 300 crores। अब इन सबका रिस्क साइज अलग अलग होगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटी में कोई रिस्क नहीं है, दैट इज वाई ये 0% रिस्क पे है। होम लोन्स में थोड़ा रिस्क है, दैट इज वाई इसमें 50% रिस्क है। एंड कॉर्पोरेट लोन्स बहुत ज्यादा रिस्की है, दैट इज वाई दे आर 100% रिस्की। तो ये होते हैं रिस्क वेट्स, मतलब कि कोई भी एसेट या कोई भी लोन कितना रिस्क कैरी करता है अपने साथ, उसको हम रिस्क वेट बोलते हैं। तो ये हमने यहाँ पे रिस्क वेट असाइन कर दिया। अब इन रिस्क वेट के बेसिस पे हम टोटल अमाउंट ऑफ एसेट्स निकाल सकते हैं। तो अगर ये 100 करोड़ है, इसका 0% हमारा रिस्क में है, तो यहाँ पे अमाउंट कितना हो जाएगा? 0। 200 करोड़ का अगर 50% रिस्क में है, तो हमारा यहाँ पे कितना अमाउंट रिस्क में हो जाएगा? 100 करोड़। एंड अगर हमारे पास 300 करोड़ का 100% ऑफ द अमाउंट रिस्क में है, तो यहाँ पे कितना अमाउंट रिस्क में हो जाएगा? विच वुड बी 300। अब अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं, तो टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स जो है हमारे, वो कितने हो जाएंगे? 400 करोड़ के। एक बैंक जिसका टोटल एसेट का एक्सपोजर अगर 600 करोड़ है, तो उस 600 करोड़ में से 400 करोड़ उसके रिस्क वेटेड एसेट्स है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड द कांसेप्ट ऑफ रिस्क वेटेड एसेट। बैंक के पास एसेट है, हर एसेट में एक रिस्क होता है, एंड उस रिस्क के थ्रू हम अमाउंट कैलकुलेट करके रिस्क वेटेड एसेट्स निकाल सकते हैं। तो अब बैंक के पास इतना रिस्क वेटेड एसेट हो गया। अब इस रिस्क वेटेड एसेट का हम करेंगे क्या? इसको हम CET1 के थ्रू कंपेयर करते हैं। व्हाट इज CET1? CET1 इज कॉमन इक्विटी टियर 1 कैपिटल। ये बैंक का सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे प्योर सेफ्टी क्वेश्चन होता है CET1। मतलब इसमें बैंक का पेड अप इक्विटी कैपिटल आ जाएगा, किसी भी तरीके के रिजर्व एंड सरप्लस वो आ जाएंगे, रिटेन प्रॉफिट होंगे। मतलब ये बैंक का अपना पैसा है, कोई बोरोड कैपिटल या कोई हाइब्रिड कैपिटल नहीं है। ये बैंक का खुद का पैसा रहेगा, और इसका पर्पस ये होगा कि बैंक को अगर किसी भी तरीके का लॉस होता है, तो सबसे पहले ये जो पैसा रहेगा CET1 का, वो लॉस अब्सॉर्ब कर लेगा। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कांसेप्ट ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स एंड CET1। अब G-SIBs जो होते हैं, उनको हम 4 बकेट्स के अंदर प्लेस करते हैं। ठीक है, ये हम आगे फ्रेमवर्क पूरा पढ़ेंगे, लेकिन लेट्स जस्ट रीड द सेंटेंस। An empty fifth bucket with a 3.5% of CET1 requirement is kept as a deterrent, and CET1 capital ranging from 1% to 2.5% of risk-weighted assets. अगर risk weighted assets हमारे पास इस केस में 400 करोड़ के हैं, और अगर मैं बोलूँ बैंक को 1% risk weighted assets के अगेंस्ट CET1 कैलकुलेट या CET1 अपने पास मेंटेन करके रखना पड़ेगा। 400 करोड़ का अगर मैं 1% लूं, विच वुड बी 4 करोड़, तो बैंक को अपने CET1 में से 4 करोड़ एज अ सेफ्टी नेट और एज अ सेफ्टी कुशन अपने पास रखना पड़ेगा। दिस इज व्हाट द बेसिक ऑफ दिस इज। ये पूरा कंसेप्ट बेसल नॉर्म्स के अंदर आता है। सो अभी हमने बहुत ही बेसिक से समझ लिया इसको कि ये होता क्या है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द अपकमिंग कंसेप्ट बेटर। नाउ, जो ग्लोबली सिस्टमिक इंपॉर्टेंट बैंक्स होते हैं, टोटल 5 बकेट्स होती हैं जिनके अंदर उनको प्लेस किया जाता है। ये 5 बकेट्स हैं। सबसे पहले जो बकेट होती है, बकेट 1, वो होती है लोअर सिस्टमिक इंपॉर्टेंस, मतलब ऐसे बैंक्स जो सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट है पर थोड़ा कम उनका इंपॉर्टेंस है। उसके बाद जैसे जैसे ये बढ़ता है, वैसे वैसे सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट वो बैंक्स होते जाते हैं। तो बकेट 2 में बकेट 1 से ज्यादा इंपॉर्टेंट बैंक्स होंगे। बकेट 3 में ऐसे बैंक्स जो हाई सिस्टमिक इंपॉर्टेंस रखते हैं। बकेट 4 में ऐसे बैंक्स जो वेरी हाई सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो। एंड बकेट 5 विच इज एक्सट्रीम सिस्टमिक इंपॉर्टेंस, मतलब ऐसे बैंक जिनका फेलियर से पूरा सिस्टम ही गिर जाएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बैंक्स होते हैं। आइडियली जो 5th बकेट होती है, वो एम्प्टी होती है, खाली होती है। कोई भी बैंक इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि वो उसके कोलैप्स में या उसके क्राइसिस सिस्टम ही बर्बाद हो जाए, पूरा सिस्टम ही तबाह हो जाए। तो आइडियली जो लास्ट बकेट, जो 5th बकेट होती है, वो हमेशा एम्प्टी होनी चाहिए। एंड जितने भी बैंक्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, उनको इन 4 बकेट्स के अंदर। अब उसके अगेंस्ट रिस्क वेटेड एसेट्स का परसेंटेज है, यहाँ पे है 1%। देन जैसे जैसे हम एक एक बकेट ऊपर चढ़ते हैं, तो रिस्क वेटेड एसेट्स का रिक्वायरमेंट भी इंक्रीज होता है। सो फ्रॉम 1 वी गो टू 1.5, then we go to 2, and then we go to 2.5, and then 3.5. So as you can see, यहाँ पे 0.5% का 0.50% का इंक्रीज हो रहा है इन परसेंटेज रिक्वायरमेंट फॉर रिस्क वेटेड एसेट। तो अब अगर मैं बोलूं कोई बैंक है, उसको अगर 1% ऑफ CET1
अपने पास एज अ बफर रखना पड़ता है, एडिशनल रखना पड़ता है। अगर मैं पिछले एग्जाम्पल लेके चलूँ तो वहां पे हमारा रिस्क वेटेड एसेट्स 400 करोड़ आया था। अगर किसी बैंक का रिस्क वेटेड एसेट 400 करोड़ है एंड उसको बकेट 1 में रखा जाता है, तो उसको 4 करोड़ एडिशनली अपने CET1 मतलब रिजर्व एंड सरप्लस, पेड अप इक्विटी कैपिटल, रिटेन प्रॉफिट, इन सब में से 4 करोड़ एडिशनल उसको अपने पास रखना पड़ेगा। जैसे जैसे हम ये इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे वो अमाउंट भी इंक्रीज होता जाता है। सो यू कैन रिमेंबर इट लाइक दिस कि हर बकेट जैसे जैसे इंक्रीज होती है 0.5% का उनमें इंक्रीज होता है। ओके, सो that is how the G-SIB requirement for additional capital requirement for the G-SIB goes like, ठीक है, तो 1 then 1.5, 2 then 2.5 and then 3.5। क्योंकि bucket 5 extremely important है तो हर बार 0.5 का इंक्रीज है, लेकिन यहाँ पे सीधा 1% का इंक्रीज है। ठीक है, so that is the basic criteria of G-SIBs. Now let's move on. हमने ये देख लिया कि ग्लोबली कैसे बैंक्स को आइडेंटिफाई करता है कि वो सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब डोमेस्टिक बैंक्स के बारे में भी हम बात कर रहे हैं। इंडिया लेवल पे भी हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कुछ बैंक्स को जो बहुत ज्यादा सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट है। आरबीआई की एक खुद की मेथोडोलॉजी है बेस्ड ऑन बीसीबीएस की मेथोडोलॉजी, जिसके बेसिस पे हम डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स को आइडेंटिफाई करते हैं। क्या क्या क्राइटेरियाज है, क्या क्या सैंपल साइज है, किस तरीके से बैंक्स का सैंपल आइडेंटिफाई होता है। जीसब्स में हमने ये देखा था कि ऐसे सारे बैंक्स जो टॉप 75 बैंक्स है लास्ट ईयर जो जिनको इंक्लूड किया था जीसिब में, और ऐसे बैंक्स जिनको कंट्री खुद बोलती है, सुपरवाइजर खुद बोलता है कि यस दीज बैंक्स आर सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट, उनको हम सैंपल में लेते हैं। आरबीआई के केस में हम कैसे लेंगे या इंडिया के केस में हम कैसे लेंगे? पहला, एनी बैंक विच हैज साइज एक्सीडिंग ऑफ 2% ऑफ इंडियाज जीडीपी। इसको भी हम बेसल 3 लेवरेज रेशियो एक्सपोजर के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। मतलब कोई भी ऐसा बैंक जिसका साइज इंडिया की जीडीपी से 2% से ज्यादा हो, वो हमारे लिए सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक हो जाता है। एंड सेकेंड इज द 5 लार्जेस्ट फॉरेन बैंक्स ऑपरेटिंग इन इंडिया। मतलब कोई भी फॉरेन बैंक जो टॉप 5 फॉरेन बैंक्स है बाय साइज, जो सबसे बड़े हैं, उनको भी इस सैंपल में इंक्लूड करते हैं। तो इस पूरे सैंपल को बनाने के बाद फिर आरबीआई आइडेंटिफाई करता है ऐसे बैंक्स जो हमारे लिए डीसिब्स या डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट हो। अब जो आरबीआई की मेथोडोलॉजी है वो बीसीबीएस फ्रेमवर्क से अलाइंड है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस ऐसा है कि बीसीबीएस फ्रेमवर्क में कितने 5 पैरामीटर्स थे, आरबीआई की मेथोडोलॉजी में हमारे पास 4 पैरामीटर्स है। ये बहुत सिंपल हो जाएगा आपके लिए याद करना अगर आपको जीसिब्स के पैरामीटर्स याद हो। जीसिब में क्या पैरामीटर्स थे? साइज, इंटरकनेक्टेडनेस, सब्स्टिट्यूएबिलिटी, कॉम्प्लेक्सिटी एंड एक वहां पे एडिशनल था क्रॉस ज्यूरिसडिक्शन एक्टिविटी। डोमेस्टिक उसमें क्रॉस ज्यूरिसडिक्शन क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम कंट्री लेवल पे बात कर रहे हैं, बिकॉज हम कंट्री लेवल पे बैंक्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्रॉस ज्यूरिसडिक्शन एक्टिविटीज को नहीं लेते। बाकी जो चारों पैरामीटर्स हैं वो सब सेम है, बस एक एक्स्ट्रा पैरामीटर ग्लोबल बैंक्स के लिए इंक्लूड होता है। व्हाई? बिकॉज हम उसको क्रॉस द ग्लोब, अराउंड द वर्ल्ड आइडेंटिफाई कर रहे हैं। So these are the 4 parameters for domestic banks, which are size, interconnectedness, substitutability and complexity. वहां पे हमारे पास हर पैरामीटर या हर इंडिकेटर के पास इक्वल वेटेज विच वाज 20%, तो वो पूरा मिला के हमारा 100% हो जाता था। यहाँ पे क्योंकि हमारे पास पैरामीटर्स 4 है लेकिन फिर भी हमने इनको इक्वल वेटेज नहीं दिया है, बाकी सारे पैरामीटर्स के पास 20% ही वेटेज है, जस्ट लाइक जीसिप्स, लेकिन यहाँ पे हम साइज को थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जीसिप में 5 इंडिकेटर्स, पांचों में 20% वेटेज, डीसिप्स में 4 इंडिकेटर्स, क्रॉस जुरिस्डिक्शन एक्टिविटी का 20% हटा के हमने उसको साइज में ऐड कर दिया है, क्योंकि आरबीआई डोमेस्टिक बैंक्स के लिए साइज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। आरबीआई असाइंस ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू साइज। तो क्रॉस जुरिस्डिक्शन एक्टिविटी का जो 20% था वो हमने इसी में इंक्लूड करके साइज को ग्रेटर इंपॉर्टेंस देके 40% का वेटेज दे दिया। एंड बाकी जो तीनों पैरामीटर्स है उनके पास हमारे पास 20% का ही वेटेज है। तो ये 4 इंडिकेटर्स हो गए जिसके थ्रू हम इंडिया में सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स को आइडेंटिफाई करते हैं। अब ये एक बेसिक डिफरेंस है बीसीबीएस और आरबीआई की मेथोडोलॉजी के बीच में। यहाँ पे जैसे हम 75 बैंक्स का सैंपल लेते थे, यहाँ ऐसे बैंक्स जिनका 2% से ज्यादा जीडीपी साइज हो। यहाँ पे 5 इंडिकेटर्स थे, यहाँ पे 4 इंडिकेटर्स थे, वेट सब में इक्वल है, यहाँ पे साइज को हायर वेट दिया जाता है। ये कुछ डिफरेंसेस है, यू कैन रीड देम ऑन योर ओन। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू बकेटिंग एंड एडिशनल CET1 रिक्वायरमेंट्स फॉर डीसिप्स। अब वहां पे हमने देखे थे 5 बकेट्स थे,
यहाँ पे भी हमारे पास 5 ही बकेट्स हैं। जस्ट लाइक G-SIBs, डोमेस्टिक बैंक्स के लिए भी फिफ्थ बकेट आइडियली एम्प्टी होना चाहिए। डोमेस्टिक बैंक्स के लिए भी फिफ्थ बकेट वो होता है जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बैंक्स है, एंड ये बकेट एम्प्टी होना चाहिए आइडियली। बाकी जो 4 बकेट्स हैं उसमें हम बैंक्स को आइडेंटिफाई करके बैंक्स को ऐड करते हैं। अब इनका हम रिस्क वेटेड एसेट्स के अगेंस्ट CET1 का कितना परसेंटेज रिक्वायरमेंट है वो देख लेते हैं। दिस इज 1% फॉर फिफ्थ बकेट, 0.8 फॉर फोर्थ, 0.60, then 0.40 and then 0.20। हम G-SIBs में जब एक बकेट से दूसरे बकेट में ऑन हायर बकेट जाते थे तो वहां पे हम 0.50 का एडिशन कर रहे थे परसेंटेज के अंदर। यहाँ पे हम 0.20 का एडिशन कर रहे हैं। तो वहां पे 1, 1.5, 2, 2.5 अगर ऐसा चल रहा था, यहाँ पे 0.20, 0.40, 0.60, 0.80 एंड 1। वहां पे फिफ्थ बकेट के लिए हम सीधा 1% का इंक्रीज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास कम परसेंटेज है तो देयर इज अ लीनियर इंक्रीमेंट विच इज ऑफ 0.20% इन एवरी बकेट। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं 0.20 से, फिर 0.40, 0.60, 0.80 एंड देन 1। दिस इज अगेन द 5 बकेट्स जिसके थ्रू हम D-SIBs को पुट करते हैं इन आर कंट्री। तो हमने पूरा फ्रेमवर्क समझ लिया कि D-SIBs क्या होते हैं, G-SIBs क्या होते हैं, कैसे उनको आइडेंटिफाई करते हैं, एंड हाउ डू वी असाइन रिस्क वेटेड एसेट्स के अगेंस्ट CET1 एडिशनल CET1 रिक्वायरमेंट्स फॉर दैट। अब हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करते हैं कि अभी RBI ने कौन से बैंक को आइडेंटिफाई किया है। Currently, RBI has identified 3 banks, which is State Bank of India, HDFC Bank and ICICI Bank. ये 3 वो बैंक्स हैं जो हमारी कंट्री के लिए सिस्टमैटिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब अगर हम मेथोडोलॉजी के हिसाब से जाएं तो ये तीनों बैंक जो है इनका जो साइज है इंडिया की GDP से 2% से ज्यादा है। दैट इज वाई हमने इन तीनों को आइडेंटिफाई किया है डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक। इसके अलावा जो 4 इंडिकेटर्स हमने दिए थे उन चारों इंडिकेटर्स में भी हमने ये आइडेंटिफाई किया है कि ये तीनों जो बैंक्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर फाइनेंशियल सिस्टम। इनको फिर हमने कुछ बकेट्स में ऐड किया है। ICICI बैंक को हमने फर्स्ट बकेट में ऐड किया है। इसका मतलब ये कि ICICI बैंक इज लेस सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट। HDFC बैंक को हमने सेकेंड बकेट में ऐड किया है, विच मीन्स HDFC बैंक इज अ लिटिल सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट मोर देन ICICI बैंक। एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को हमने फोर्थ बकेट में ऐड किया है बिकॉज इट इज मच लार्जर देन दीज टू बैंक्स। इट पोजेस अ मच लार्जर सिस्टमिक इंपॉर्टेंस इन आवर कंट्री। दैट इज व्हाई हमने SBI को फोर्थ विकेट में ऐड किया है। तो ये क्रोनोलॉजिकली चलता है 1, 2 एंड 4। ICICI है फर्स्ट नंबर पे, देन सेकंड पे आ जाएगा HDFC एंड थर्ड स्किप करके फोर्थ पे आएगा SBI। SBI इज बिकॉज इट इज द लार्जेस्ट बैंक इन द कंट्री। इसके हिसाब से हमने CET1 रिक्वायरमेंट भी असाइन की है क्योंकि फर्स्ट बकेट में 0.20 परसेंटेज है तो यहाँ पे 0.20 परसेंटेज ICICI बैंक को एक्स्ट्रा CET1 रखना पड़ेगा अगेंस्ट देयर रिस्क वेटेड एसेट्स। HDFC बैंक को 0.40% एक्स्ट्रा CET1 रखना पड़ेगा अगेंस्ट देयर रिस्क वेटेड एसेट्स एंड SBI को 0.80% रखना पड़ेगा अगेंस्ट देयर रिस्क वेटेड एसेट्स। इसको मैं अगेन प्रीवियस एग्जांपल से अगर समझाऊं तो हमारे पास 400 करोड़ के रिस्क वेटेड एसेट्स आए थे। उस 400 करोड़ में ICICI बैंक उसका 0.20% रखेगा, HDFC बैंक 400 करोड़ का 0.40 एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 400 करोड़ का 0.80% रखेगा। तो अगर हम कैलकुलेट करें तो ICICI बैंक के लिए कितना हो जाएगा 0.8, HDFC के लिए हो जाएगा 1.6 एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए हो जाएगा 3.2 करोड़। ओके, तो दिस इज द लेटेस्ट अमेंडमेंट। लास्ट ईयर भी ICICI, HDFC एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को RBI ने D-SIB रिकॉग्नाइज किया था। दिस ईयर एज वेल RBI ने ICICI, HDFC एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को D-SIB रिकॉग्नाइज किया है। इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू रिमेंबर द बकेट्स एंड the CET1, additional CET1 requirements for these banks. Next up, let's talk about foreign banks in India. अब ऐसे foreign banks जो इंडिया में as branch या as wholly owned subsidiary अगर इंडिया में वो ऑपरेट कर रहे हैं एंड जैसा कि हमने देखा कि टॉप 5 फॉरेन बैंक्स को भी सैंपल साइज में लिया जाता है, तो अगर उनको सिस्टमिक इंपॉर्टेंट बैंक्स आइडेंटिफाई अगर किया जाता है तो ऐसे फॉरेन बैंक्स जिनकी ब्रांचेस है या होली ओन्ड सब्सिडरी है उनको इंडिया में जितना RBI प्रिस्क्राइब करता है उस हिसाब से कैपिटल मेंटेन करना होता है। ग्लोबली सिस्टमिक इंपॉर्टेंट फॉरेन बैंक्स जो होते हैं उनको एक प्रोपोर्शनेट CET1 बफर लेना होता है
किसके बेसिस पे? इंडिया में उनके बिजनेस से जितने भी रिस्क वेटेड एसेट्स होते हैं उनके हिसाब से उनको लेना। दिस इज अ लिटिल एक्सप्लेनेशन अबाउट कॉमन इक्विटी टीयर 1 और CET1 कैपिटल। इंडिया में 8% CET1 इज मैंडेटरी फॉर ऑल बैंक्स। इसमें 5.5% जो होता है वो टीयर 1 कैपिटल होता है एंड 2.5% जो होता है एक एडिशनल कैपिटल कंजर्वेशन बफर होता है। So this is a completely different topic which comes under Basel norms, but this is the basic. मैंने basic explain कर दिया है कि किस तरीके से what are risk weighted assets and किस तरीके से CET1 में हम additional capital को maintain करके रखते हैं। अब हमने D-SIBs और G-SIBs का फ्रेमवर्क समझ लिया है। इंडिया के कंटेक्स्ट में किस तरीके से इनका असेसमेंट होता है, डिस्क्लोजर होता है। तो जो सिस्टमिक इंपॉर्टेंस बैंक होते हैं उनको एवरी ईयर एनुअली एंड मार्च डेटा, मतलब जब फाइनेंशियल ईयर एंड होता है उसी डेटा के बेसिस पे आइडेंटिफाई किया जाता है। जो असेसमेंट होता है वो अगस्त एंड अक्टूबर में होता है। अगस्त और अक्टूबर के बीच में असेसमेंट किया जाता है एंड जो D-SIBs की लिस्ट है वो नवंबर में हमें बताई जाती है। तो एंड मार्च डेटा को कलेक्ट करके अगस्त एंड अक्टूबर के बीच में असेसमेंट निकाल के नवंबर में अनाउंस किया जाता है ऐसे बैंक्स को जो सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट होते हैं। जो मेथोडोलॉजी होता है, मेथोडोलॉजी जो हमने देखी 5 इंडिकेटर्स, उसका जो रिव्यू होता है वो एटलीस्ट वंस एवरी 3 इयर्स, मतलब हर 3 साल में एक बार उस मेथोडोलॉजी को भी रिव्यू करना होता है, जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं सिस्टमिक इंपॉर्टेंट बैंक्स। Alright guys, so this was a complete understanding of domestic systematically important banks and globally systematic important banks. What are they, why are they, why do they matter, and how has RBI identified them? Now before ending the video, I'd like to give you all a homework question. Please drop down your answers in the comment section. Name any 5 global systematically important banks which have been recently announced. Also mention the buckets in which they are placed. I hope you all drop down your answers in the comment section. And thank you so much for watching.